अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबासी। आज फाइनली हमारा इंशाल्लाह चैप्टर 10 जो है उसकी ब्रीफ वीडियो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह आ जाएगी। सॉरी उसमें देर इसलिए होगी कि थोड़ा सा बिजी था मैं काफ़ी चीज़ों में, तो इस वजह से बस काम आगे डिले ही होता गया। तो खैर इंशाल्लाह आज लास्ट होगी और आप लोगों के एग्जाम्स भी आगे आ रहे हैं अभी हफ्ते डेढ़ बाद, तो उसमें भी आप लोगों की हेल्प हो सकेगी। लेकिन दोबारा एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगर आप सिर्फ लेक्चर्स ये ब्रीफ वीडियो सुन लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजीली पास कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको या तो प्रॉपर आपने लेक्चर्स लिए हो या आपने डिटेल्ड खुद से स्टडी की हो, उसकी सेल्फ स्टडी की हो। अदर देन दैट कोई भी चीज़ इतनी जल्दी में अगर 20-22-25 मिनट में या 40 मिनट में आपको एक चैप्टर करवाया जाता है तो उसमें आपकी पास होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये रिवीजन पर्पज़ के लिए आई होप के सबके लिए ज़रा बेनिफिशियल भी होगा इंशाल्लाह। तो जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुछ 4-5 मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। आईकैप के मुताबिक जो बेहतर इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की उनको बताया गया। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले की ग्लॉसरी थोड़ी सी दे रहे थे, 5-7 टर्म्स हैं, उनका मतलब समझ लेते हैं। मतलब उनका क्या है? सबसे पहले वैल्यू चेन। वैल्यू चेन टर्म से क्या मुराद है? वैल्यू चेन से मुराद है कि जी वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम, वो सारे फंक्शंस जिनकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कोई वैल्यू ऐड होती है। मिसाल के तौर पे आप ये देख लेंगे, लैपटॉप है। लैपटॉप जिस चीज से बना है, लेट्स से प्लास्टिक की एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिक भी लगा हुआ है, मेटल भी है। अगर वही प्लास्टिक या मेटल आपने बाजार से खरीदना होता, शायद वो आपको 500-600-700 रुपए का मिल जाता है। लेकिन यही लैपटॉप आपको लाख रुपए का या इससे ऊपर क्यों मिलता है? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू ऐड हुई है, चीजें इसके अंदर ऐड होती है, सॉफ्टवेयर ऐड हुए हैं, हार्डवेयर है, इसका प्रॉपर एक फंक्शनिंग है इसकी, देन जाके इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड हुई है, फिर जाकर कस्टमर ने आपको ज्यादा पैसे दिए हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करती हैं, वैल्यू एडिशन में फिर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना भी हो सकता है, उसकी कॉस्ट को बेहतर करना भी हो सकता है, कन्वीनियंस भी हो सकती है, इजी एक्सेस भी हो सकती है, कस्टमर को घर तक आप पहुंचा के दे रहे हैं चीज। तो ये सारी चीजें जो वैल्यू ऐड करती हैं कस्टमर के लिए, वो वैल्यू चेन एक्टिविटीज आप उसको कहते हैं। देन जी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एक टर्म है। अपस्ट्रीम से मुराद है प्रोडक्शन, किसी भी चीज की जनरेशन या प्रोडक्शन या क्रिएशन, उस सब को आप क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम एक्टिविटीज कहते हैं। जहां पे भी मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी उस एक्टिविटी को हम अपस्ट्रीम कहेंगे। देन जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एंड कंज्यूमर के पास वो पहुंच रही है, उसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। और इसके मिड में जो चीज अगर कोई एक्टिविटीज आती है तो उनको मिड स्ट्रीम हम कहते हैं। देन नेक्स्ट है जी वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने का मतलब आप लोगों को पता है, इकट्ठा कर देना, मिलकर काम करना, इंटीग्रेशन उसको कहते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद है कि सप्लाई चेन आपको पता है कि होती है। सप्लाई चेन में सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है आमतौर पे आइडियली, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर को भेजता है, होलसेलर रिटेलर को भेजता है, रिटेलर एंड कंज्यूमर को भेजता है। 5-6 लोग होते हैं जो सप्लाई चेन के अंदर काम करते हैं। देन जाके मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक चीज पहुंचती है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा मैन्युफैक्चरर है, वो चीज बनाता है, आगे वो बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन वो सोचता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने की बजाय अगर मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाऊं और मैं डायरेक्ट होलसेलर को बेचने लग जाऊं, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम था उसने खुद अपने सर पे ले लिया है या अपने आप को उसने उसमें इन्वॉल्व कर दिया, तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल आपको पता है कि इस तरह सीधे वो कहते हैं और इसके अगेंस्ट होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन से फिर क्या मुराद हो गया? अगर आप अपने आगे वाले बंदे की एक्टिविटीज को अपना लें या पीछे वाले की, ऐसे भी हो सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहता है कि यार बजाय इससे कि मैं मैन्युफैक्चर से चीजें खरीदूं, मैं खुद क्यों ना मैन्युफैक्चर बन जाऊं। तो इसका मतलब सप्लाई चेन में वो एक स्टेप पीछे खुद ही चला गया है, मैन्युफैक्चर भी वो खुद बन गया। तो इसको भी वर्टिकल इंटीग्रेशन ही कहते हैं, सीधी तरतीब में वो गया है पीछे या आगे। अगर आगे चले जाए तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, अगर पीछे चले जाए तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के दोनों एग्जाम। दूसरी तरफ आती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस तरह होती है, फ्लैट। हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है कि अगर आप अपने कंपेटिटर को खरीद लें या उसके साथ मिलकर काम करने लग जाए, आप कहेंगे यार बजाय इसके कि वो बंदा अलग से काम कर रहा है, मैं अलग से काम कर रहा हूँ, कंपटीशन हो रहा है, या तो मैं उसके साथ मिल गया, जैसे जैज़ भारत मिल गए, उबर करीम मिल गए, इन्होंने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की है। ठीक है, तो अगर आप अपने कंपेटिटर या राइवल के साथ मिलकर काम करें तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देन जी सप्लाई चेन इसी के साथ डिस्कस हो गया थे कि मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक चीज पहुंचाने के अंदर जो जो लोग शामिल होते हैं वो सप्लाई चेन उसको कहते हैं। देन ये कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव से मुराद है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए हो। कैपिटल आपको पता है पैसे को कहते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश, बैंक, चेक वगैरह जो भी चीज है। तो कैपिटल से मुराद, इंटेंसिव से मुराद है कि जितना ज्यादा उसमें पैसा चाहिए होगा उसको कैपिटल इंटेंसिव कहेंगे। काफी सारे बिजनेस हैं, जैसे हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो प्लांट लगाने भाई अरबों रुपए का काम है, शुगर मिल्स लगानी है करोड़ों का काम है, स्टील फैक्ट्री मिल लगानी है अरबों का काम है। इसी तरह ये बड़े बड़े काम जो है ये आपके कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं। या फिर कुछ होते हैं कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते। मिसाल के तौर पर सर्विस सेक्टर है, कोई भी आपने कोई छोटा मोटा
आपने चैम्बर खोलना है लॉयर ने, उसके अंदर कोई खास पैसा नहीं चाहिए, ऑडिट फर्म आपने छोटी सी बनानी है, उसमें कोई खास पैसा नहीं चाहिए, तो दे आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है जी, ये हमने कुछ देख लिए ग्लॉसरी के अंदर कुछ टर्म्स देखी हैं जो आगे पूरे चैप्टर में यूज होनी है। चलिए सबसे पहले फिर आते हैं पावर इंडस्ट्री के ऊपर। पावर इंडस्ट्री से मुराद है जी एनर्जी की इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो 2-3 तरीकों से पैदा होती है। हाइडल पावर है जो पानी के थ्रू पैदा होती है, इस तरह थर्मल है कोल गैस के थ्रू, इस तरह विंड पावर भी है, आपकी सोलर पावर भी है। 4-5 तरह की आपकी इलेक्ट्रिसिटी है जो पाकिस्तान में पैदा होती है। तो ये आपको भी पता है कि कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर वापडा है जो इसको देखता है, रेगुलेट करता है बिजली को। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में फिर 2 कंपनीज हैं, एक कराची के अंदर वहां पे के इलेक्ट्रिक है, कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है, और जबकि उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर वापडा के नाम से एक कंपनी है जो इन चीजों को रेगुलेट करती है। तो ये 2005 से पहले कराची इलेक्ट्रिक जो थी वो KESC के नाम से थी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नाम से थी, और सरकारी कंपनी थी, मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन उस वक्त आपको पता है गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर काफी मसले मसाइल आते हैं, और कराची की बहुत ज्यादा नीड्स थी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी एफिशिएंटली। देन उन्होंने सोचा कि इसको हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। 2005 में प्राइवेटाइज करके इसको क्या बना दिया गया, के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक बना दिया गया। इसी तरह वापडा के बारे में भी ये सोचा गया कि यार वापडा सारे काम तो नहीं खुद से कर सकता, क्यों ना इसके डिवीजन्स बना दिए जाए। हमने जो चैप्टर 3 के अंदर डिवीजन स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो उसी तरह की काइंड ऑफ डिवीजन्स बनाए गए। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि डिवीजन बनाकर हर किसी को अलग अलग कंपनी भी बना दिया। पेरेंट कंपनी ऊपर फादर कंपनी जो आपकी है वो वापडा ही है, लेकिन उसके अंडर 3 तरह की कंपनीज बना दी गई। कौन सी थी? ऐसी कंपनी जो सिर्फ बिजली बनाएंगी उनको कहा जाता है जेनकोज, जनरेशन कंपनीज। आप देख लें, मतलब मंगला डैम, तरबेला डैम आपके सामने है, ये सारे वापडा के अंडर ही हैं, लेकिन ये जेनकोज हैं। देन दूसरी आ जाती है जी जो टरबाइन से, मतलब जहां से बिजली बनती है वहां से लेकर ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाते हैं। ग्रिड स्टेशन क्या होता है? हर शहर या हर इलाके के अंदर आपको पता है एक आधा एरिया होता है इसमें बहुत ज्यादा खंभे लगे होते हैं। ग्रिड स्टेशन होता है जो वहां पे सेंट्रलाइज होती है बिजली उस इलाके की, वहां से फिर आगे बिजली आपको केबल्स या तारों के थ्रू पहुंचाई जाती है। तो जी अगर तो टरबाइन पावर प्लांट से आपने ग्रिड स्टेशन तक पहुंचानी है बिजली, तो उसके लिए कंपनी है एनटीडीसी कंपनी है, वो भी वापडा के ही अंडर है लेकिन अलग से कंपनी है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? बिजली को पावर प्लांट से लेकर ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाना। जैसे जेनको का काम सिर्फ और सिर्फ जनरेशन है, इसके अलावा आगे डिस्ट्रीब्यूट करना उनका काम नहीं है। आगे टरबाइन से, पावर प्लांट से या जेनको से लेकर ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाना किसका काम है? एनटीडीसी का। अब ग्रिड स्टेशन से तो नहीं लोगों ने जाके बिजली लेनी होती है, बिजली तो लोगों ने अपने घरों में यूज करनी है या फैक्ट्रीज में यूज होनी है या ऑफिस में यूज होनी है। तो ग्रिड स्टेशन से फिर आगे जहां जहां पे बिजली चाहिए होती है वहां तक पहुंचाना किसका काम है? डिस्कोस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आप लोग अपने घर में बिल देखें, वो लेस्को का होगा, फेस्को का होगा, गैपको का, मैपको का, पेशावर के अंदर पेस्को वगैरह, ये सारी कौन सी कंपनी है? डिस्कोस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ये अलग अलग से कंपनी है, लेकिन ये भी अम्ब्रेला किसके अंडर आता है? उसी अम्ब्रेला के अंडर आती है, वापडा के। ठीक हो गई। तो इसका मतलब वापडा ऊपर है, वापडा ने नीचे फिर अपनी 3 कंपनीज अलग से बना दी, 3 तरह की कंपनीज। जाहिर है कंपनीज तो काफी ज्यादा, लेकिन उनकी जो नोयत है वो 3 तरह की है, जेनकोस, एनटीडीसी एंड डिस्कोस। ठीक हो गया। तो जी वापडा की फिर वैल्यू चेन आपको सामने आपके डिस्कस होगी है किस तरह सबसे पहले वैल्यू ऐड होती है बिजली बन के, देन बिजली बनने के बाद ट्रांसमिशन होती है एनटीडीसी के थ्रू, फिर एनटीडीसी के बाद ग्रिड स्टेशन से आपके घरों तक या आपके ऑफिस और फैक्ट्री तक पहुंचाती हैं डिस्कोस। ये सारा तरीकाकार बिजली को पहुंचाने का। अब आपको पता है कि जब बिजली पैदा होती है उस वक्त जो बिजली की वोल्टेज है और जो आप लोगों के घरों तक पहुंचती है, क्या वो दोनों की वोल्टेज बराबर होगी? बिल्कुल उसकी वोल्टेज बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती। जब बिजली पैदा होती है तो उसकी वोल्टेज पहले तो होती है बड़ी कम, सही है। वहां पे फिर लगाए जाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप से मुराद क्या है? उसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। आप लोगों के घरों में या हर जगह पे आमतौर पर 240 230 वोल्ट आपको पता है कि इतनी की बिजली आती होती है, ये वोल्टेज होनी चाहिए उसकी। इससे अगर बहुत ज्यादा है 400-500 है तो चीजें अप्लायंसेज आपकी जल सकती हैं, इससे बहुत कम है तो चीजें चलती ही नहीं है। ठीक है, तो आम तौर पे लेट्स से 220 230 तक हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जब बिजली बनती है वो बड़ी कम होती है, फिर उसको स्टेप अप करके उनके आगे बहुत सा फासला उसमें तय करना होता है, उसको उसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। लेट्स से 500 600 700 तक किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सारी बिजली यूज के काबिल तो नहीं है आपने तो कम वोल्टेज की यूज करनी है। फिर जब ये ट्रांसफार्मर्स हमारे जो पोल माउंटेड होते हैं घरों के बाहर या गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वहां पे आके इसको स्टेप डाउन करते हैं, इसकी जो वोल्टेज होती है उसको कम करते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो इस्तेमाल के काबिल वो 220 230 के ऊपर बन के फिर हमारे घरों तक वो चीज पहुंचती है। तो ये एक तरीका है जी बिजली को वहां से लेकर आप लोगों तक पहुंचाने का।
ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं पावर इंडस्ट्री के, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा भाई बहुत ज्यादा चाहिए, डैम शैम बनाना इसीलिए तो बनते नहीं है। आपको पता है अभी भी काफी सालों बाद, काफी डेकेड्स बाद बल्कि पाकिस्तान में डैम्स बनने स्टार्ट हुए हैं। वजह यही है कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर पैसा लगता है। देन टैरिफ टैरिफ रेट को टैरिफ कहते हैं, आमतौर पे हम रेट कह देते होते हैं, ये पर यूनिट प्राइस कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको उसी टर्म को क्या कहते हैं, पर यूनिट प्राइस को क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। ये कौन सेट करता है, नेपरा। नेपरा जो है पाकिस्तान के अंदर इदारा है, आप लोग अक्सर टीवी में भी देखते होंगे, नेपरा ने ₹5 पर यूनिट इजाफे की तजवीज़ दे दी वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो पाकिस्तान के अंदर भी हाईली रेगुलेटेड अदारा है पावर इंडस्ट्री का, मतलब इसकी हर चीज़ गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो टैरिफ किसको कहते हैं, जो एक यूनिट की प्राइस हो। देन सब्सिडी इन टैरिफ, ये चीज भी है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो मोर देन 30-40% जो बिजली है वो रेंटल बिजली है, रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर हम लोग लेते हैं। कुछ कंपनीज है जिनको कहते हैं IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो, ठीक है। वो मतलब इंडिपेंडेंट से मतलब प्राइवेट कंपनी जो बिजली बनाती हैं और गवर्नमेंट को सेल करती हैं। अब जाहिर है अगर किसी ने सेल करना गवर्नमेंट को तो वो तो कमाएगी, जब वो कमाते हैं तो वो यूनिट पड़ता है महंगा गवर्नमेंट को, लेट्स से 40-50 रुपीज का एक यूनिट पड़ता है। लेकिन क्या पब्लिक इतने पैसे दे सकती है यूनिट के, कभी भी नहीं। पब्लिक देती है मैक्सिमम, अभी आजकल जो अगर 200 यूनिट तक चलना हो तो 18 रुपीज है आई बिलीव, इसके ऊपर 300 तक है तो 24 है, इस तरह यूनिट चलते हैं। तो इसका मतलब 18, 24 या 25 रुपए पब्लिक ने देने, बाकी 20-25 रुपए बनते हैं वो कौन देता है, वो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब अपनी जेब से देती है, लेकिन क्या वो भी अपनी जेब से देने होते हैं गवर्नमेंट ने, बिल्कुल नहीं, वो भी दूसरी तरीके से पब्लिक से लेने होते हैं, इन दी एंड टैक्सेस के थ्रू, या लोन्स लेने हैं। लोन्स भी अगर लिए तो वो भी वापस किसने करने, पब्लिक ने। लेकिन खैर ये सारा कॉन्सेप्ट है सब्सिडी का, कि गवर्नमेंट पीछे से महंगी बिजली खरीद के आगे सस्ती प्रोवाइड करती है, बीच का जो गैप है, जो फर्क है, वो गवर्नमेंट अपने पास से पे करती है। देन ये फिक्स रिटर्न इन शोर्ट टू इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपको बताया कि रेंट के ऊपर ज्यादातर बिजली है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई पावर प्लांट वगैरह लगाना है और आप गवर्नमेंट को सेल करना चाहते हैं तो आपका वापडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपने वापडा को सेल करनी है, वापडा फिर आगे इसको चलाता है, लेकिन आपको एक फिक्स्ड रिटर्न जो इंश्योर कर देगा कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप, ये एक फीचर है इसका जनरेशन कंपनी का। देन दी गवर्नमेंट की गारंटी होती है आपने, क्योंकि वापडा को देनी है। वापडा लेट्स से अगर आपको पे ऑफ नहीं करती, लाइबिलिटीज आपकी जितनी भी हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहे, देन गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो इसका मतलब काफी इंश्योर्ड, एक सिक्योर्ड आपका ये सेक्टर है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बस आप देख लें कि बहुत ज्यादा ये कमा भी रहे हैं और लोगों को इसका पाकिस्तानी जो कौम है उसको काफी खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो कंपनीज है मोस्टली वो डॉलर के अंदर आपको चार्ज करती हैं। डॉलर का रेट बढ़ता है तो हम लोगों का इधर बिला वजह रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट आ जाता है। सर्कुलर डेट से क्या मुराद है, वो इसका एक चैलेंज है, एक नुकसान भी है। सर्कुलर डेट से मुराद ये कि पिछला पैसा दिया नहीं होता, उनके बिल आ जाते हैं हमें पे करने के लिए गवर्नमेंट को, अगला भी आ जाता है, सही है, पिछली पेमेंट करनी होती है, अगली आ जाती है। तो करते करते एक विशियस सर्कल की तरह ये सर्कुलर डेटा आपका घूम ही जा रहा है, जो आज से 7-8 साल पहले थोड़ा था, अब वो 1500-2000 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो मेजर मसला है वो सर्कुलर डेट भी है इस सेक्टर का। देन जी प्री डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे आपको बताया हर चीज इसकी गवर्नमेंट ने करनी है। सारा पाकिस्तान के अंदर जितनी बिजली बनेगी कोई भी प्राइवेटली सेल नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट को सेल करेगा, गवर्नमेंट आगे सेल करेगी। इसी तरह फिर जो यूनिट्स वगैरह के रेट हैं, टैरिफ है, वो भी कौन तय करता है, नेपरा एक इदारा है वो तय करता है। ठीक हो गया। तो ये इसके बिजनेस फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। चैप्टर 3 के जो फंक्शंस थे, मतलब डिपार्टमेंट को फंक्शन कहते हैं, वो आमतौर पे फाइनेंस का फंक्शन होता है, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स का, क्योंकि इसके अंदर बहुत हैवी काम होता है, तारे शारे खरीदने हैं, टावर खरीदने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ प्रोक्योरमेंट की, परचेज की इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके लिए भी बना दिया गया है अलग से एक डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक्स से मुराद भी यही, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी। देन रेगुलेटरी एक इदारा होता है जिसने देखना होता है कि क्या हम हुकूमत के जो लॉज वगैरह हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है बिजली एक बड़ी खतरनाक चीज़ भी है, तो आपको इसके ऊपर भी फोकस करने के लिए आपने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बड़ा ज़्यादा इसका अमल दखल है। अब आपको पता है कि ऑनलाइन भी आप बिल भी देख सकते हो, ऑनलाइन बिल की पेमेंट्स भी हो सकती हैं, ये सारा आईटी के थ्रू हुआ है। तो इसका मतलब आईटी के ऊपर भी इन्वेस्ट करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन बनाया गया है। देन बिलिंग फंक्शन, बिल बनाना एक बड़ा अजीब टेक्निकल काम है यहाँ का। आप अगर कभी बिल देखें तो उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। पीक आवर्स का रेट और होता है, उसके यूनिट्स भी निकाले होते हैं। ऑफ पीक आवर्स जो होते हैं उसका रेट अलग है, उसके यूनिट्स अलग से निकाले होते हैं। उसके ऊपर टैक्सेस है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फर्दर टैक्स है, जीएसटी है, और पीटीवी की फी है, और पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर शामिल करते हैं। तो उसकी आप कभी कैलकुलेशन देखें अपना घर का बिजली का बिल देख के, तो एक टेक्निकल चीज है, इसलिए उसको अलग से एक बिलिंग डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है। देन ये मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, इस काम के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट है।
चैलेंजेस क्या है जी, मतलब चैलेंजेस से मतलब क्या मुश्किलात है पावर इंडस्ट्री की। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स एंड नेटवर्क। पाकिस्तान क्योंकि एक अंडर डेवलप कंट्री है या एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके अंदर खुद से तो मशीन्स वगैरह नहीं बनती, बाहर से इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं आपको। तो लोकली अवेलेबल नहीं है हमारे पास इतनी ज़्यादा, नेटवर्किंग इतनी अच्छी हुई नहीं है इन चीज़ों की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशंस। पाकिस्तान में क्या वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ये काफ़ी खतरनाक एक चीज़ है। अक्सर आप देखते होंगे कोई हाई वोल्टेज की चीज़ और लिखा होता है डेंजर, क्योंकि बिजली है तो एक आपको जानलेवा उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, खतरात होते हैं। तो पाकिस्तान में भी फिर इसी तरह उनके जो ऑपरेशन है, उनके जो काम करने हैं, उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसकी जो सेफ्टी है, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देन जी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस टू कंज्यूमर्स, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कंज्यूमर को देनी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके सामने पाकिस्तान में पता नहीं कितने साल जब से पैदा हुए हैं, शायद लोड शेडिंग ही चल रही है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कंज्यूमर तक आपने बिजली पहुंचानी है। देन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ये भी भाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड भी करें, उनको सही भी करें। देन टाइमली कलेक्शन ऑफ बिल्स, बिल्स की कलेक्शन भी एक चैलेंज है। हर जगह से आसानी से बिल्स नहीं इकट्ठे होते, कई तो लोग बड़े शरीफ हैं वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कई बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग कुंडे वगैरह भी डाले होते हैं, थेफ्ट भी होता है वहाँ पे। और अगर आप वहाँ पे बिल्स कलेक्ट करने जाओगे तो खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर ही वहाँ से मिलेगी आपको। तो काफ़ी जगहों पे लोग पे नहीं भी करते बिल्स। देन रिड्यूसिंग पावर थेफ्ट एंड लाइन लॉसेज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली बनती है, जनरेट होती है, तो 30,000 ही आगे नहीं पहुँचती। काफ़ी सारी बिजली बीच में लोग चोरी कर लेते हैं, ठीक है, उनके मीटर वगैरह नहीं लगे होते, वो डायरेक्ट तारों को जो होती हैं 11 kV वगैरह की तारें, उनके साथ अटैचमेंट को करके तो अपनी बिजली वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। या लाइन लॉसेज हैं, जो तारें हैं वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है कि जितनी बिजली पीछे पैदा होती है वो सारी की सारी पहुंचाए, उसमें से भी काफ़ी जो बिजली होती है रास्ते में वेस्ट भी हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड सर्कुलर डेट का इशू तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी पावर इंडस्ट्री। अब सेकंड है जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। असल में तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री जब से पाकिस्तान बना है तब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन है कॉटन की, इसलिए फैसलाबाद जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब है उसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा काम है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक अहम इंडस्ट्री है जी। इसकी जो 2021 के अंदर एक्सपोर्ट्स जो टोटल हुई थी पाकिस्तान की, उसका 57% हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल से था। एक्सपोर्ट्स आपको पता है जो पाकिस्तान से बाहर जो चीज़ें भेजी जाती हैं एक्सपोर्ट्स उनको कहते हैं, और इम्पोर्ट्स होती हैं जो अंदर आई हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी उसका 57%, इसका मतलब है कि यही है सब कुछ, टेक्सटाइल ही है पाकिस्तान की असल इंडस्ट्री। इसी तरह पाकिस्तान की जो टोटल लेबर फोर्स है, जो मजदूर तबका है, उसका 40% आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। 40% बहुत बहुत बड़ी एक फिगर है। इसका कोई जो डायरेक्ट कोई रेगुलेटरी इदारा तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जिस तरह ऊपर नेपरा या वापरा है बिजली के लिए, उस तरह फार्मास्यूटिकल के लिए हम देखेंगे ड्रैप होता है, ऑयल गैस के लिए ओगरा है, लेकिन इसका टेक्सटाइल का कोई अपना तो नहीं है। लेकिन एक इन्होंने प्राइवेटली एक एनपीओ टाइप एक एसोसिएशन बनाई हुई है जिसको एप्टमा कहते हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। इसके अंदर मतलब टेक्सटाइल मिल्स जितनी भी हैं वो इसकी मेंबर बन सकती हैं, सारी का बनना लाजमी नहीं, लेकिन जिसका दिल करता है बन सकती हैं, ताकि ये लोग फिर आगे जाके अपने जो होते हैं मुतालबात रखते हैं। और अक्सर आप सुनते होंगे एप्टमा ने स्ट्राइक कर दिया, एप्टमा ने ये कर दिया, एप्टमा ने वो कर दिया, क्योंकि इनके पास क्लेम ऑन रिसोर्सेज है, जो हमने चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा था कि पावर आपके पास कहाँ से आती है। तो क्लेम और रिसोर्सेज का भी इनके पास है कि भाई ये इनकी एक बार के कहने पे हड़ताल भी होती है, स्ट्राइक भी होती है, लोग फैक्ट्रीज भी बंद कर देते हैं। तो जी एप्टमा जो है इसके बाद 396 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से आगे बताया हुआ 315 स्पिनिंग करते हैं, सिर्फ स्पिनिंग हम आगे पढ़ेंगे, ये होता है जी धागा बनाने का अमल को स्पिनिंग कहते हैं। 44 वीविंग करते हैं, सिर्फ धागे को आपस में जोड़ना, निटिंग करना, सही है, सिलाई करना वीविंग है। एंड 37 कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट से मतलब जो इकट्ठे सारा काम करते हैं। तो 396 मेंबर्स हैं। रॉ मटेरियल 3 तरह के रॉ मटेरियल हैं जी टेक्सटाइल के, एक तो कॉटन है जो नेचुरल फाइबर है आपका, देन विस्कोस एंड पॉलिस्टर, ये दोनों आपके लैब के अंदर मैन मेड दोनों आपके रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये इंसान मतलब खुद बनाता है, तो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली अगर खुद बनाने वाली चीज़ है तो वो कम ही होगी इतनी कोई, क्योंकि रिसर्च वगैरह नहीं है, ठीक है। देन इसकी एक और रीज़न है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ थी टेक्सटाइल की वो कुछ अर्सा स्टेगनेंट रही, मतलब रुक गई थी। उसकी रीजंस क्या है? ये सादा सी रीजन है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, कोई इसके अंदर वो टेक्निकल चीज़ तो नहीं है, सामने समझने वाली चीज़।
देन दी वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे पावर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन थी कि कैसे कैसे वैल्यू ऐड हुई, जेनकोज ने बिजली बनाई, एनटीडीसी ने ग्रिड तक पहुंचाई, फिर ग्रिड से आगे घरों तक पहुंचाई डिस्कोज ने, तो एक वैल्यू ऐड हुई चीज के अंदर। तो इस तरह टेक्सटाइल के अंदर जी सबसे पहले रॉ मटेरियल सोर्सिंग, रॉ मटेरियल को खरीदना, ये एक यहाँ पे वैल्यू ऐड हो सकती है कि आप अच्छा रॉ मटेरियल खरीदो और सस्ते दामों खरीदो। अगर अच्छा होगा तो कस्टमर उसके अच्छे पैसे पे करेगा, उसके लिए वैल्यू ऐड होगी। सस्ता आप उसको बना के देंगे तो वो अच्छी चीज के सस्ते पैसे आप उससे चार्ज कर सकते हो, तो इसके लिए वैल्यू ऐड होगी। देन दूसरा आ गया स्पिनिंग। अब रॉ मटेरियल अगर हम बात करें, तीन तरह के रॉ मटेरियल आपने देख लिया है कि कॉटन है, विस्कोस है एंड पॉलिस्टर है आपका। कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन का आप लोगों को पता है कि जी आप जो कपास का फूल होता है वहां से फसलें वगैरह होती हैं, उनके अंदर से आप कपास का फूल निकालते हो। फूल एक प्रॉपर फूल होता है, उसके अंदर रुई लगी होती है। अब रुई को फूल में से निकालने के अमल को कहते हैं जिनिंग, ठीक है। जिनिंग कहते हैं जो लोग करते हैं उनको जिनर्स कहा जाता है। आमतौर पे खवातीन या जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको लगाया जाता है इस काम पे, क्योंकि वो सस्ती लेबर के तौर पे अनफॉर्चुनेटली उनको यूज कर लेते हैं, तो वो लोग जिनर्स के तौर पे काम करते हैं। फिर वो जिनर्स इसको इकट्ठा करते हैं, बेल्स बनाते हैं बड़े बड़े, और ट्रक या जो ट्रॉलीज होती है उनके थ्रू कंपनीज के पास पहुंच जाती हैं, और कंपनीज जो उसको खरीदते हैं और उससे धागा बनाते हैं, आगे यार्न जिसको धागे को कहते हैं, उनको कहते हैं स्पिनिंग। उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, और उन लोगों को स्पिनर्स कहा जाता है जो ये काम करवाते हैं। और अब पहले किसी दौर में आप अपने हाथों से भी कर लेते हैं, लेकिन अब हर चीज के लिए मशीन्स आ गई हैं। आपको पता है तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन है जिनका काम क्या है, जो रुई है, कॉटन है, उससे यार्न बनाना, धागा बनाना। तो स्पिनिंग मशीन्स उनको कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 315 स्पिनिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के एप्टमा के मुताबिक, जो एप्टमा के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो धागा बन गया भाई। अब धागा मुख्तलिफ क्वालिटी का है, अगर आपने सस्ता बेचना है तो घटिया क्वालिटी का बना देंगे या लो क्वालिटी का बनाएंगे। अगर बहुत अच्छा महंगे दामों बेचना है तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। तो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ है, उसके मुताबिक वो उसको बनाते हैं। देन नेक्स्ट आ गई वीविंग। वीविंग से मुराद है कि धागा तो बन गया, अब धागे को आपस में जोड़ना है। जो भी कपड़ा होता है, कपड़ा ये हमारे पास जो है ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है। फिनिश्ड प्रोडक्ट से मुराद है कि इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें आगे होनी है, लेकिन स्टार्ट में धागे को सिर्फ आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो जोड़ने के अमल को क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। वीविंग के अंदर चार तरह के प्रोसेस आ जाते हैं। एक सबसे पहले वॉर्पिंग। वॉर्पिंग से मुराद ये है कि आप जाहिर किसी भी चीज पे अगर आपने धागे को सिलाई करना है, तो अगर ऊपर सिलाई करना है तो पहले कुछ लगा होगा जिसके ऊपर सिलाई करेंगे, तो पहले आप एक फ्रेम लगाते हो जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल आप धागा एक बांध देते हो। काफी सारे धागे बारीक भी हो सकती है, उनके जो फासला कम भी हो सकता है, फासला ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर या किस तरह का आपने बनाना है। वो ऑब्वियसली मशीन के थ्रू काफी सारे धागे इस तरह फ्रेम में सीधे लगा देते हैं। इस अमल को कहते हैं वॉर्प। क्या कहते हैं, वॉर्पिंग कहते हैं। ये जो धागे सीधे होते हैं, देन इनके ऊपर मशीन्स चलती हैं। जो भी आपने डिजाइन बनाना है, या आमतौर पर सीधी भी चल सकती है मशीन्स, तो आप उसका एक डिजाइन सेट कर देते हो तो मशीन उस हिसाब से चलती हैं। तो एक जो नीचे धागा होता है उसको कहते हैं वॉर्प, और जो ऊपर उसके होती है सिलाई होती है उसको कहते हैं वेफ्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वॉर्पिंग कहते हैं। तो जो चीज हमारे सामने बन के आ जाती है इसके बाद, मतलब कपड़ा जुड़ा हुआ जो धागा है आपस में, वो आपके सामने बन के आया था, उसको हम कहते हैं ग्रीज। ग्रीज फैब्रिक कहते हैं। ये अनफिनिश्ड फैब्रिक है, अभी ये एंड नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि धागा आपस में जुड़ गया है, वुवन है ये, तो इसको हम ग्रीज फैब्रिक कहते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ करने के बाद फोल्डिंग वगैरह करते हैं, मतलब इसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं क्या सारा काम ठीक है या नहीं है। देन प्रोसेसिंग के अंदर चीज आ जाती है। प्रोसेसिंग में ये है कि धागा बन गया, अब उसके ऊपर सिंजिंग पहले होगी। सिंजिंग से मुराद बुर वगैरह होती है, उसको जरा खत्म किया जाता है, हीट के थ्रू भी खत्म किया जाता है, काट के भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो ऊपर वाली बुर आपकी खत्म हो जाती है। देन डी साइजिंग। जब आप वॉर्पिंग करते हो तो वॉर्पिंग करने से पहले आप उनको केमिकल्स लगाते हो धागे को, क्योंकि धागे ने बहुत ज्यादा स्पीड में और काफी किलोमीटर्स में कपड़ा बनना होता है, कोई 5-7-10 मीटर नहीं बनना होता, बहुत ज्यादा कपड़ा बनना होता है और काफी देर मशीन में चलना होता है। तो आप उसको केमिकल्स लगाते हो जिसको कहते हैं साइजिंग। केमिकल्स लगाते हैं ताकि धागा आपस में फंसे ना और धागा आपस में टूटे ना, ठीक है। तो उस अमल को साइजिंग कहते हैं। जब आप वो वॉर्पिंग वगैरह के बाद वीविंग हो जाती है, धागा जुड़ जाता है, देन ऑब्वियसली उसको डी साइज किया जाता है, मतलब केमिकल्स वगैरह उसके उतारे जाते हैं। देन स्कोरिंग है, स्कोरिंग में मजीद उसको वॉश किया जाता है, सारी चीजें उसकी खत्म की जाती हैं। उसके बाद ब्लीच। ब्लीच से मुराद होता है व्हाइट करना, मजीद कपड़े को व्हाइट करना। तो जितना करना होता है उसके मुताबिक उसकी ब्लीचिंग होती है। देन उसके बाद डाइंग। डाइंग से मुराद है कलर देना, कौन सा कलर देना या नहीं देना कलर, वो सारी चीजें आती है। देन प्रिंटिंग। कुछ कपड़ों के ऊपर प्रिंट भी बनते हैं, कुछ के ऊपर नहीं बनते, तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। देन उसके बाद फिनिशिंग में फाइनली देखा जाता है कि यार सारी चीजें ठीक है, उसके धागे वगैरह तो नहीं कोई निकल रहे बाहर, तो इस तरह की चीजें करके उसके बाद उनकी भी फोल्डिंग। फोल्डिंग से मुराद है कि सारी इंस्पेक्शन करके उसको कपड़े को अलग से करके रख दिया जाता है, ठीक है जी। तो प्रोसेसिंग के बाद फिर आप जब कपड़ा
प्रॉपर एक फैब्रिक बन के आपके पास आ जाता है, देन उसकी होती है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जरूरी नहीं है हर चीज की हो, कुछ खुले थान भी बिकते हैं, कुछ मतलब कपड़ा ओपन भी बिक जाता है, लेकिन अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है देन ये वाला प्रोसेस है। ये आपको सिंपल सा प्रोसेस है, पता है। सबसे पहले कटिंग होती है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह की कटिंग करनी है आपने, देन स्टिचिंग उसकी होती है, सिलाई होता है, देन लॉन्ड्री के अंदर जाके उसका सारा उसको धोते हैं, अच्छे से फ्रेश करते हैं, और इसके बाद फिनिशिंग के तौर पे फाइनली एक बार देख लेते हैं, दागे शागे जो बाहर निकले हों वो काट देते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें उसकी करके, और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं कि क्या जिस क्वालिटी के मुताबिक चीज़ चाहिए थी उसी के मुताबिक बनी है नहीं बनी। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उसको आप देख लेते हो कि भाई क्या चीज़ मेरी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और अब लेट्स से क्वालिटी भी आपकी अगर क्लियर होगी है, देन आप शिपमेंट या लॉजिस्टिक्स उसको भिजवा देते हो चीज़ों को। शिपमेंट से मुराद कोरियर भी करवा सकते हो, जहाज के थ्रू भी भिजवा सकते हो। तो दो तरीके होते हैं, अगर लोकली आपने चीज़ भेजनी हो या आपने एक्सपोर्ट करनी हो। अगर लोकली भेजनी हो तो दो टर्म्स यूज होती हैं, एक है एक्स मिल एंड एक है एक्स पार्टी। एक्स मिल से मुराद ये होता है कि कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरर है उस कपड़े की, वो उस चीज़ को बना के कहती है कि भाई हम मिल से बाहर, या फैक्ट्री, मिल क्योंकि फैक्ट्री को कहते हैं, फैक्ट्री से बाहर आपको दे देंगे, आगे आपकी जिम्मेदारी है, चाहे चीज़ वहीं से गुम हो जाए, चाहे खराब हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपने हमें सिर्फ फैक्ट्री में आगे पैसे दे देने हैं। आगे ट्रांसपोर्ट इसको करना वो आपका काम है, डिलीवरी इसकी लेके जाना कस्टमर की जिम्मेदारी है। एक तो दिक्कत है एक्स मिल का। सेकंड क्या है, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी के अंदर जो कंपनी है वो कस्टमर को ये फैसिलिटी देती है कि भाई हम आपके घर तक या आपके प्रेमिसेस तक, इसको ऑफिस तक पहुंचाएंगे, तो ये सारा इसके अंदर जो डिलीवरी के खर्चे होंगे वो हमारे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो रिस्क है चीज़ों का वो सारा हमारा होगा। तो लॉजिकल सी बात है कि अगर एक्स मिल होगा तो फिर कंपनी कम पैसे चार्ज करती है, ठीक है। अगर एक्स पार्टी है, कस्टमर के घर तक पहुंचानी है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे चार्ज करेगी, ये लोकल कस्टमर के लिए। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट्स करनी हो तो यही चीज़ जो एक्स मिल है उसको हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड से मुराद क्या है भाई, कश्ती के ऊपर या आपके उसके ऑन बोर्ड कर दिया इसको, जहाज वगैरह के ऊपर, शिप के ऊपर रख दिया, अब आगे चीज़ चलती है, खराब होती है, जो मर्जी हो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपने वहीं पे पैसे ले लेने होते हैं कंपनी ने। दूसरा होता है कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF। इसके अंदर मतलब कैरेज चीज को उसकी उठाना, उसको लेके जाना, उसकी इंश्योरेंस, रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो वो भी जिम्मेदारी है, और फ्रेट किराया वगैरह सारा कंपनी का होता है। तो एक्सपोर्ट के केस में फिर दो टर्म्स होती हैं, FOB या CIF, ठीक है। देन अब इसके भी कोर जो फंक्शन है वो वही आम से फंक्शन है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस फंक्शन हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग का हो सकता है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का फंक्शन हो सकता है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आई। को बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन बस आई कैप ने क्योंकि डाल दी है तो पढ़ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल से मुराद है ड्रग्स बनाने की, दवाइयां बनाने की जो इंडस्ट्री है। पाकिस्तान का जो टोटल GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं उन सब की अगर वैल्यू ऐड कर ली जाए तो वो GDP आपकी होती है। उसका 1% जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आता है। टोटल 650 कंपनी है, जिसमें से 620 जो कंपनी है वो लोकल है और 30 के करीब इंटरनेशनल है। उसी तरह 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 759 है, मतलब 650 कंपनियां, हो सकता है किसी के 2-4 यूनिट्स भी हो, इसलिए ये ज्यादा भी हैं। लोकल कंपनीज का ज्यादा है जी पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 70% जो डिमांड पाकिस्तान की है वो लोकल जो कंपनीज वो मीट करती हैं, बाकी ऑब्वियसली बाहर वाली करती हैं। इसकी जो 300 बिलियन की मार्केट है पाकिस्तान के अंदर, कोई 12% के हिसाब से ग्रो कर रही है, मतलब हर साल 12% ज्यादा आपकी सेल्स वगैरह कंपनीज की होती हैं। तो बाकी सारी चीजें इसमें कुछ फिगर्स बताई हुई हैं, इसको हल्का फुल्का आपने रटा मारना है, कुछ क्रैम थोड़ा सा कर लेना है। जैसे ऊपर भी हमने एप्टमा की फिगर्स देखी हैं, या आपने वापडा कब अनबंडल हुआ, के इलेक्ट्रिक कब बनी, और इस तरह की चीजें आपने थोड़ा सा इनको क्रैम कर लेना फिगर्स को। इसके सेलियंट फीचर्स क्या है, इसमें सेल्स इंसेंटिव्स होते हैं। कंपनीज जो होती हैं वो अपने सेल्स एजेंट्स होते हैं, इनको सेल्स रेप भी कहते हैं। अक्सर शायद अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो, वहां पर लिखा होता है सेल्स रेप आर नॉट अलाउड, सही है, वो लिखा होता है लेकिन अलाउड ही होते हैं, जाहिर है। सेल्स एजेंट्स होते हैं, वो जाके डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये हमारी दवाई है, आप इसके मुताबिक रेकमेंड करें लोगों को। तो ये जो सेल्स एजेंट्स होते हैं इनको फिर इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। देन पेमेंट्स टू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। एक उसका फीचर क्या है कि ड्रैप जो है, ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, एक गवर्नमेंट का इदारा है, इनको आपने कुछ पेमेंट्स करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई न्यू ड्रग बना लिया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसकी फी देनी पड़ेगी। अगर आपने फिर उसको साल बाद या 2 साल बाद, जितने भी टाइम के लिए होता है, उसके बाद रिन्यूअल भी उसका करवाना होता है, तो उसकी भी फी देनी होगी। देन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका लाइसेंस लेना होता है। और इसी के अलावा सेंट्रल रिसर्च फंड है, एक CRF है ड्रैप का, उसके अंदर भी आपने अपना एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी आपका होगा, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, उसका 1% आपने एक किस्म की डोनेशन कह लें, एक किस्म का सब्सक्रिप्शन मनी आप कह लें, आपने उसको एक मेंबरशिप फी देनी होती है ताकि वो रिसर्च के ऊपर उसके ऊपर काम करें।
इसके अलावा पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इस तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट वगैरह, उनको भी आप पेमेंट्स करते हो, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाते हो, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें। देन सेल्स इनवॉइसिंग, डिलीवरी एंड रिसीट ऑफ कलेक्शन। आमतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एडवांस में आप पैसे ले लेते हो, सही है, एडवांस मतलब आप कस्टमर से लेते हो, उसके बाद डिलीवरी करते हो, तो ये भी इनवॉइस वगैरह बनाना, डिलीवरी करना, ये भी सारी चीज़ें आती है। देन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, आपको पता है रोज कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है, जैसे कोविड अब आया था, तो उसकी वैक्सीनेशन जिस कंपनी ने सबसे पहले बनाई वो गालबन फाइजर थी, सही है, फाइजर ने सबसे पहले इसकी वैक्सीनेशन बनाई, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चली भी वो, और महंगी भी वही वाली बिकी। इस तरह मॉडर्ना फिर आ गई। तो ये कुछ जो पहले पहले पायनियर होते हैं वो फिर आगे काफ़ी उनको कस्टमर्स भी मिल जाते हैं, कस्टमर्स को लगता है यार ये सबसे पुराने हैं तो इन्हीं से खरीदा जाए। इसका मतलब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है, जो रिसर्च है, इसके ऊपर भी काम करना है इस डिपार्टमेंट ने। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल से मुराद है कि भाई जब कोई चीज़ बनती है तो उसके पहले तो लैब ट्रायल्स होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर उसको चेक किया जाता है कि क्या सारी चीज़ें उसकी पूरी हैं, क्या ये आपकी सेहत के लिए अनहाइजेनिक तो नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अगर वहाँ से क्लियर हो जाए देन ऑब्वियसली वो इंसानों पे भी एक बार ट्राई किया जाता है, जिसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। जैसे जब कोविड की वैक्सीन चाइना ने भी बनाई थी, तो इन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स कराए थे कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसके अगेंस्ट कुछ पैसे भी दे रहे थे वॉलंटियर, जो लोग अपने आप को करते थे कि भाई हम आएंगे इसको ट्रायल को लेने के लिए, तो उनको कुछ पेमेंट्स भी कर देते थे। वहां से फिर आइडिया होता है कि क्या इसकी अफादियत मेडिसिन की या वैक्सीनेशन की है या नहीं है। ठीक हो गई। देन जी अपॉर्चुनिटीज भी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हैं तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी मेडिसिन बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो अगर क्वालिटी मेडिसिन के ऊपर आप काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और इस तरह एक्सपोर्ट की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जो लोकल कंपनी है वो पाकिस्तान की डिमांड का 70% मीट करती है। इसका मतलब अभी हम 100% अपना भी मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अगर अपना भी 100% करें उसके बाद एक्सपोर्ट भी करें तो इसमें देखें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस क्या है? प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल भाई, इसकी प्राइस में ड्रैप, ये भी एक रेगुलेटरी जो इदारा है पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो प्राइस कंट्रोल करता है, रेट वगैरह वो तय करते हैं। अभी आपने देखा होगा पैराडोल अभी तक या पैरासीटामोल की फार्मूला वाली जितनी भी मेडिसिन है वो अभी तक जो है शॉर्टेज उनकी चल रही है। रीज़न उसकी ये थी क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये कहा कि भाई हमें जो इसका एपीआई है, जो उसका इंग्रेडिएंट्स है जिसके थ्रू वो बनती है, मतलब रॉ मटेरियल है, वो इंपोर्ट करना पड़ता है और वो महंगा पड़ रहा है, इसलिए हमें रेट बनाने दें अपनी मेडिसिन के। लेकिन अब जाहिर है गवर्नमेंट क्योंकि अगर रेट बनाने देगी तो पब्लिक को भी थोड़ा नुकसान होता है उस चीज़ का, तो इस वजह से इनका आपस में डेड लॉक था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन रोक दी थी, उसकी वजह से शॉर्टेज एक पैदा हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्योंकि एक फ्री इकोनॉमी नहीं है, मतलब इसके अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके रेट्स गवर्नमेंट तय करती है, तो ऑब्वियसली फिर उनको भी देखना पड़ता है। देन जी डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन। सेकंड, आपको पता है पाकिस्तान है तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, बस आप फाइल पकड़ा दें उसके बाद सो जाएं, काम नहीं होने वाला। तो इसी तरह इधर भी होता है कि आप कोई नया ड्रग या कोई नई मेडिसिन बनाते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, वो साल लग जाते हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती चीज़, तो लोग इसलिए भी थोड़ा सा कहते हैं यार छोड़ो परे, क्या करना है इस काम को। और इस तरह सोर्सिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल जिससे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जिससे आपकी ड्रग्स या मेडिसिन बननी है पाकिस्तान के अंदर कम है, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरे कंट्री से, तो जाहिर है एक टफ भी है, और प्लस इंपोर्ट जब आप करते हो तो आपको महंगी भी पड़ती है, लेकिन लोकली आप जाहिर है उतना ज़्यादा रेट नहीं दे पाते। ठीक हो, ये फार्मास्यूटिकल। देन लास्ट पे है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ऑयल एंड गैस, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल है वो हम आमतौर पे जो पेट्रोल की बात करें तो सारे का सारा ही तकरीबन इंपोर्ट होता है। इसी वजह से अब देख लें 225 पे आई बिलीव जो पर लीटर है वो इतना ज़्यादा, इसी वजह से क्योंकि डॉलर में हमने पे करना होता है, जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो इधर साथ ही इसका रेट भी बढ़ जाता है। तो ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है, इसको जो पाकिस्तान में इदारा है वो ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटिंग अथॉरिटी, वो इसको देखता है। रेट वगैरह इनके सारे, जैसे ऊपर वापडा है, ट्रैप है, नेपरा वगैरह हमने देखे हैं, तो इधर ओगरा है। इनके लिए सप्लाई चेन की अगर बात करें कि आप तक कैसे चीज़ पहुंच रही है, 3 सेगमेंट्स बनाए गए। एक अपस्ट्रीम, जैसा कि हमें पता है प्रोडक्शन को या एक्सप्लोर करने को, एक्सप्लोर अगर नेचुरली करना हो गैस, क्योंकि पाकिस्तान में निकलती भी है, सिद्दी के मुकाम पे निकली थी, सुई के मुकाम पे बलोचिस्तान में, इसीलिए उसको सुई गैस कहा जाता है, अदरवाइज इसका सिंपल नाम नेचुरल गैस है।
तो अगर तो ऑलरेडी जो चीज़ उसको डिस्कवर करना हो उसको एक्सप्लोर कहते हैं, या प्रोडक्शन से मुराद होता है बनाना किसी चीज़ को। तो एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन अपस्ट्रीम में आ जाएगी। देन जो चीज़ निकलती है वो रॉ फॉर्म में होती है, क्रूड फॉर्म में होती है। अब उसको यूजेबल फॉर्म में लेके आने के लिए उसको रिफाइन किया जाता है। तो जो रिफाइनिंग का काम है या जो रिफाइनरीज हैं वो मिड स्ट्रीम में कैटेगरी है, उसके अंदर आ जाती हैं। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कंज्यूमर को, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है जी। तो जो ऑयल एंड गैस है, आपको पता है कि गैस की अगर बात की जाए तो उसका सप्लाई चेन ज़रा सिंपल है। सुई के मुकाम से आमतौर पे निकलती है, ठीक है। वहां से दो आपकी कंपनी है सरकारी जो इसको देखती हैं आगे। एक है SNGPL, सुई नॉर्दर्न गैस। नॉर्दर्न गैस से मुराद है नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान का, मतलब पंजाब, इस्लामाबाद, KPK, ये एरियाज के अंदर SNGPL आपको गैस प्रोवाइड करती है। आप अपने अगर घरों में भी बिल भी देखें तो SNGPL का बिल होता है। तो ये घरों में या फैक्ट्रीज वगैरह में इन सब जगहों पे SNGPL इधर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इलाके हैं, मतलब सिंध और बलोचिस्तान का इलाका, वहाँ पे SSGCL है, स्विस सदर्न गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो वहाँ पे उनको गैस प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो लेकिन कुछ गैस है जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपको पता है LNG का काफ़ी आप स्कैंडल्स भी सुनते रहते होंगे कि स्कैंडल आ गया जी, महंगी खरीद ली, सस्ती खरीद ली वगैरह वगैरह। वो हम आमतौर पे कतर से इंपोर्ट करते हैं। कतर से जब वो आती है तो वो आती है जी बंदरगाह के ऊपर, पोर्ट के ऊपर। वहाँ से भी बड़े बड़े टर्मिनल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं जिसके अंदर वो स्टोर होती है। वहाँ पे स्टोर होने के बाद यही दो कंपनी है जो आगे उनको लोगों तक, फैक्ट्रीज वगैरह तक, या जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स के अंदर LNG यूज होती है बिजली बनाने के लिए, तो वहां तक उनको पहुंचाते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया गैस का। अब ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल हमारा आता है जी, इंपोर्ट हम करते हैं। जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो वो पोर्ट के ऊपर आ जाता है। पोर्ट पर आने के बाद अब आगे उसको भेजा जाता है रिफाइनरीज के अंदर, क्योंकि वो होता है क्रूड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, वो यूज के काबिल नहीं होता। रिफाइनरीज में भेजा जाता है। पाकिस्तान के अंदर कोई 7-8 रिफाइनरीज हैं बड़ी बड़ी। वो रिफाइनरीज उसको रिफाइन करती हैं, यूज के काबिल बनाती हैं। देन वहां से फिर आगे OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है जो आपके सामने है, टोटल पार को देखते होंगे, शेल वगैरह है, यूरो ऑयल है, अटक है, ये सारी जो आपको फ्यूल प्रोवाइड करती हैं, पेट्रोल प्रोवाइड करती हैं, ये OMCs हैं। ये फिर वहां से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर तक भी पहुंचाती हैं। और इस तरह अगर पावर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पे डैम्स वगैरह के पास भी जाना होता है इसने, या फैक्ट्रीज में भी जाना होता है, तो यही सारी कंपनीज आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो ये आपके लिए सिंपल सी सप्लाई चेन है ऑयल एंड गैस की। अब इसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं जी, किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है अगर आपका मूड हो कोई बड़ी कंपनी लगाने का। सबसे पहले लैंड एक्विजिशन। सबसे पहले तो आपने कोई लैंड एक्वायर करनी है। इसके अंदर अगर आप रिफाइनरी लगाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होगी। ठीक है। अगर आप एक्सप्लोरेशन का काम करना चाह रहे हो तो वो भी आप लीज वगैरह पे लैंड लेकर वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी कैपिटल इंटेंसिव एक चीज़ है, इसके अंदर पैसा चाहिए। देन प्रोक्योरमेंट करनी है जी, मशीन्स की करनी है। इसी तरह डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में आप काम करना चाह रहे हैं, क्या आप एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में करना चाह रहे हैं, या आप आगे मिड स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से होगा। देन इसके रेट्स होते हैं, रेगुलेटेड अथॉरिटी इसकी ओगरा है, वो इसके रेट्स वगैरह तय करती है। ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो आप ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है उसके अंदर एक्सेल कर सकते हो या बेहतरी की तरफ जा सकते हो। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर लोकल जो है वो उसकी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। ज्यादातर हमारी इंपोर्ट के थ्रू ही ये सारा काम चल रहा होता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा जो लास्ट चैप्टर। अब एंड पे आप लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि 10 के 10 चैप्टर्स को पहले तो आपने अच्छे से पढ़ना है, बुक से पढ़ें लाजमी। पास होने के लिए जो जरूरी है, कम से कम 3 बार आपने बुक को रीड करना है। क्रैम नहीं करना, बिल्कुल क्रैम करने वाला थोड़ा सा पोर्शन है चैप्टर 5 का, थोड़ा पोर्शन कर लीजिएगा। और इस तरह चैप्टर 10 के अंदर जो फिगर्स वगैरह है उनको, तो सबसे पहले 3 बार कम से कम उसको करना है। देन उसके बाद आप फिर ये जो लेक्चर्स हैं, ब्रीफ वीडियोज हैं, इनको आप देख सकते हो बेहतर अपने परफॉर्मेंस के लिए, ताकि थोड़ा सी चीज़ें जो बुलेट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। और इसके बाद फिर आपने कुछ MCQs वगैरह आपने सॉल्व भी करने हैं और स्टडी करके इंशाल्लाह फिर आपने 2 नफल पढ़ के पेपर के लिए चले आना है और इंशाल्लाह पेपर से पास हो जाएंगे। ये है कि पेपर से वापस आते ही आपने एक बार फिर 2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। बाकी मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर देंगे। टिल देन, टिल नेक्स्ट मीटअप का भी इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ इसी चीज़ पे भी डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज़।